हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो शुरू करते हैं हम। हमारा टॉपिक है कंपनी लिक्विडेटर्स एंड देयर अपॉइंटमेंट्स, सेक्शन 275। देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर for the purposes of winding up of a company by the tribunal at the time of passing of the order of the winding up shall appoint an official liquidator or a liquidator from the panel maintained, that is, among the insolvency professional registered under insolvency and the bankruptcy code 2016 as the company liquidator। क्या लिखा है इसमें? देखिए, जो कोई भी कंपनी है उसके जो लिक्विडेटर्स हैं, कंपनी जो लिक्विडेटर्स और उनकी जो अपॉइंटमेंट्स के रिगार्डिंग ये जो है सेक्शन बना है। लिक्विडेटर्स प्रोविजनल भी हो सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था। ऑफिशियल यहाँ पर है कि ऑफिशियल भी हो सकते हैं, प्रोविजनल जैसे एक बार प्रोविजनल लिक्विडेटर कर दिया, फाइनल बाद में कर देंगे, है ना। तो जो हमारे लिक्विडेटर्स हैं वो प्रोविजनल भी हो सकते हैं, वो ऑफिशियली भी हो सकते हैं, या फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल भी हो सकते हैं। अब दिया क्या है इसमें? इन्होंने फर्स्ट में लिखा है ऑफिशियल लिक्विडेटर की अपॉइंटमेंट के बारे में। अब देखिए, अगर किसी कंपनी का वाइंडिंग अप होगा ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो जो ट्रिब्यूनल है जब जब वो ऑर्डर पास करेगी वाइंडिंग अप का, तो वो क्या करेगी, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर, जिसे कि हम लिक्विडेटर भी कह सकते हैं पैनल से, जो उनका मेंटेन्ड होता है ना एक पैनल, उसमें से एक लिक्विडेटर को अपॉइंट कर देगी। उसी को हम ऑफिशियल लिक्विडेटर कह देते हैं। दैट इज amongst the insolvency professional registered under insolvency and the bankruptcy code। बेसिकली इसमें बेसिकली दो लाइनें हैं क्या, कि जो ट्रिब्यूनल है जब पास करती है ऑर्डर वाइंडिंग अप का, तो एक क्या कर देती है, तो एक ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है अपॉइंट कर देती है। बस आगे आ जाइए। अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर। अब ये क्या है? और द कंपनी लिक्विडेटर बाय द ट्रिब्यूनल। देखो, जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है या कंपनी का लिक्विडेटर है, कैसा भी केस हो, वो भी ट्रिब्यूनल ही अपॉइंट करता है। लेकिन किनमें से? फ्रॉम अमंगस्ट द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स registered under the insolvency and the bankruptcy code। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ पर मैंने बोला था कि जब ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी वाइंडिंग अप का, तब तब एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा बाय द ट्रिब्यूनल, जो कि उनका पैनल मेंटेन है। और यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है या कंपनी का जो लिक्विडेटर है, वो अपॉइंटेड होगा बाय द ट्रिब्यूनल। यहाँ पर इन्होंने ये चीज नहीं मेंशन करी, बिकॉज मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई केस आता है ना, अब पिटीशन आ गई, कई बार केस टू केस वेरी करती हैं चीजें, कि भाई प्रोविजनल लिक्विडेटर एक बार रख दो, फाइनल में देख लेंगे बाद में क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पर तो आप मानो ये ऑफिशियल लिक्विडेटर वही हो गया कि जो बाद में हमने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास किया तो अपॉइंट कर दिया। यहाँ पर एक बीच में आप मान लो एक जरूरत पड़ गई, केस आया तो, ठीक है। अच्छा, ट्रिब्यूनल में लिमिट द पावर्स ऑफ अ प्रोविजनल लिक्विडेटर।
अब इसमें क्या है कि जो प्रोविजनल लिक्विडेटर है जो कि अपॉइंटेड होता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब ट्रिब्यूनल देखो, कच्चे और पक्के में कुछ फर्क तो होता ही है हमेशा ही। प्रोविजनल है ना, तो लिमिट कर देगा, रिस्ट्रिक्ट कर देगा उसकी पावर्स को ऑर्डर से, अपॉइंटिंग हिम और बाय सब्सिक्वेंट ऑर्डर, बट अदरवाइज ही शैल हैव द सेम पावर्स एज अ लिक्विडेटर। वैसे तो ये कह रहे हैं कि जो लिक्विडेटर की होती हैं उसकी सेम पावर्स ही होती हैं, लेकिन जो ट्रिब्यूनल है वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, लिमिटेशन लगा सकता है ऑर्डर के द्वारा, जब उसको अपॉइंट करता है या फिर उसके बाद एक सब्सिक्वेंट ऑर्डर पास करके। आगे है ट्रिब्यूनल टू स्पेसिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर। जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी लिक्विडेटर, या कि जो फीस पेएबल टू हिम है और शैल बी स्पेसिफाइड बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द बेसिस ऑफ द टास्क required to be performed, experience, qualification of such liquidator and the size of the company. इसमें क्या दिया हुआ है, ये कह रहे हैं कि जो ट्रिब्यूनल है ना वो स्पेसिफाई कर देता है टर्म्स और कंडीशंस किस चीज की, अपॉइंटमेंट प्रोविजनल लिक्विडेटर की। ये कह रहे हैं कि जो टर्म्स और कंडीशंस है अपॉइंटमेंट प्रोविजनल लिक्विडेटर की और जो फीस उसको दी जाती है वो कौन स्पेसिफाई करता है, ऑफ कोर्स ट्रिब्यूनल ही तो करेगा। और वो किसकी बेसिस पर होती है, उसको क्या काम दिया गया है, उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन कैसी है, साइज क्या है कंपनी का, राइट। ये सब चीजें मैटर करती है ना। तो आगे है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन बाय लिक्विडेटर ऑन अपॉइंटमेंट। On appointment as provisional liquidator or company liquidator as the case may be, such liquidator shall file a declaration within 7 days from the date of the appointment in the prescribed form, disclosing conflict of the interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the tribunal, and such obligation shall continue throughout the term of his appointment. अब इसमें क्या है, कहते अपॉइंटमेंट हो गई, ठीक है। हेडिंग में है फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन। अब लिक्विडेटर जो है ना वो भी डिक्लेयर करेगा, एक डिक्लेरेशन एक फाइल करेगा। जो अपॉइंटमेंट है एज प्रोविजनल लिक्विडेटर या कंपनी के लिक्विडेटर में, जैसा भी केस होगा, जो लिक्विडेटर होगा उसको फाइल करनी होगी क्या, डिक्लेरेशन। उसको डिक्लेरेशन फाइल करनी होगी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जब भी उसकी अपॉइंटमेंट हुई उसके 7 दिन के अंदर अंदर। अब देखो ट्रिब्यूनल ने अपॉइंटमेंट कर दी, ठीक है भाई आप अपॉइंटेड हो ऐसे करके इस कंपनी के वाइंड अप के लिए, आपको काम करना है, ये वो आपके ड्यूटीज टास्क आपको सब समझा दिए उन्होंने, सब हर चीज क्लियर हो गई। अब लिक्विडेटर क्या करेगा, जैसे ही उसकी अपॉइंटमेंट हुई विद इन 7 days वो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में डिस्क्लोज करेगा कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि मिस्टर ए है, उसको हमने अपॉइंट कर लिया कि आजा भाई एबीसी कंपनी है, इसका तू कर दे काम, एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट हो जा। मिस्टर ए का साला जो है उस कंपनी से रिलेटेड है, वहां पर उसने बहुत सारे पैसे पूसे दे रखे हैं भाई। अब मिस्टर ए किस चीज में लग जाएगा, मेरे साले के पैसे कैसे आ जाए, है ना। तो वो कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाएगा, यार मेरे जो साला है ना
इसको तो पैसे दिलाऊं पहले तो मैं ज्यादा से ज्यादा, इसके तो मैं मतलब कुछ ऐसा करूं कि इसका ना नुकसान हो, कंपनी जाए भाड़ में, भैया मेरे अपनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे चक्कर से बचने के लिए इन्होंने ये रखा है कि आप डिस्क्लोज कर दोगे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ इंडिपेंडेंस जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है 7 दिन के अंदर अंदर, और जो ऑब्लिगेशन है with the tribunal such obligation shall continue throughout the term of his appointment, और तब तक चलेगी तब तक उसके अपॉइंटमेंट ऑफ कोर्स। आगे क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर एज द कंपनी लिक्विडेटर while passing a winding up order। जब आप वाइंडिंग अप ऑर्डर दोगे, जो ट्रिब्यूनल है वो प्रोविजनल लिक्विडेटर तो कर देगा अगर चाहिए होगा अपॉइंटेड, ठीक है। If any appointed under clause C of subsection 1 of section 273 as a company liquidator for the conduct of the proceedings, the winding up of the company, वही चीज इन्होंने दे रखी है फिर से कि जब वो ऑर्डर पास करेगी तो वो प्रोविजनल लिक्विडेटर भी एक बार कर सकती है, ठीक है ना। तो ऊपर हमने किया था कि जब वो करेगी तो वो ऑफिशियल करेगी, यहाँ मे वर्ड यूज हो गया है, मे अपॉइंट। देखो आप ऊपर ध्यान से देखो, अगर यहाँ पर शेल अपॉइंट है, यहाँ मे अपॉइंट है, कर सकती है, जरूरत होगी तो जरूर करेंगे ना। आगे है हमारा रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लिक्विडेटर। इसमें क्या है, removal of provisional liquidator or the company liquidator, the tribunal may, on a reasonable clause being shown and for reasons to be recorded in writing, remove the provisional liquidator or the company liquidator as the case may be as liquidator of the company on any of the following grounds, namely grounds for removal of CL ऑब्लिक PL। अब ये CL PL क्या है, CL है कंपनी लिक्विडेटर, PL है प्रोविजनल लिक्विडेटर, ओके ठीक है। अब देखो हमने उनकी अपॉइंटमेंट तो कर दी, जैसे हमने डायरेक्टर्स में पहले उनकी अपॉइंटमेंट की थी, बाद में हमने उनकी रिमूवल की, इन द सेम वे हम रिमूवल के बाद रिप्लेसमेंट भी होगी, भाई पहले अपॉइंटमेंट होगी या तो वो रिमूव होंगे या रिप्लेस होंगे लिक्विडेटर। तो इसमें क्या है, जो कंपनी है अगर उन्हें लगता है, मतलब रीजनेबल कॉस्ट है, पैसे किसी का दिमाग तो खराब नहीं होता, अगर आप किसी भी बंदे को रिमूव करने लगे हो, कुछ आपको लगता है कारण है, कुछ रीजनेबल कॉज, छोटी मोटी बातों पर तो बंदा समझा देता है, एक वार्निंग दे देता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई एक रीजनेबल कॉज आ रहा है, जो रीजंस है वो रिकॉर्डेड हैंड राइटिंग में, तो वो रिमूव कर देगी। यहाँ पर चाहे वो प्रोविजनल हो चाहे वो कंपनी का हो, इन्होंने मतलब अलग अलग दिख दिया, चाहे आप रिमूव द लिक्विडेटर कर दो, चाहे आप लिख दो प्रोविजनल हो, चाहे मतलब कंपनी उन्होंने क्लियर किया है कि आप ये मत सोचना कि प्रोविजनल को नहीं करेंगे भाई या ऑफिशियल वाले को नहीं करेंगे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उनको रीजनेबल कॉस्ट लगेगा तो वो कर देंगे। नेमली इन्होंने ग्राउंड्स कौन से बोले हैं, मिसकंडक्ट, बिल्कुल भाई, तुम जाकर बदतमीजियां कर रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो, उन्हें पता चल रहा है, तो तुम्हें कौन रखेगा, you have to be removed ना then। fraud और misfeasance, misfeasance is the synonym of the fraud। तो आप ये देखो आप फ्रॉड कर रहे हो, तो ये पहले आपने डिक्लेरेशन में दे दिया कि हम तो भाई इंडिपेंडेंट है, इन सब चीज़ों से हमारा कोई लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ट्रस्ट कुछ है ही नहीं, और अब आप फ्रॉड्स वगैरह करने में आपकी मंशा गलत हो रही है। प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस और फेलियर exercise due care and diligence in performance of the powers and the functions। अब प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस, या भाई वो उतने ड्यू केयर से या डेलिजेंस से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जो उसकी पावर्स हैं जो उसके फंक्शंस हैं, वो इनएबिलिटी टू एक्ट एज अ प्रोविजनल लिक्विडेटर, वो प्रोविजनल लिक्विडेटर एक्ट एज अ प्रोविजनल
लिक्विडेटर की तरह एक्ट नहीं कर पा रहा, इनएबिलिटी है उसकी, या फिर कंपनी लिक्विडेटर एक्ट नहीं कर पा रहा है, या फेलियर है, वो ड्यू केयर नहीं कर पा रहा है, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस है, मिसकंडक्ट है, फ्रॉड है, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लैक ऑफ इंडिपेंडेंस है, तो भाई आपको जाना ही होगा रिमूवल। ठीक है, आगे है ट्रांसफर ऑफ वर्क ऑफ लिक्विडेटर्स in the event of the death, designation or removal of the provisional liquidator as the case may be। अब भाई, अब जीना मरना तो प्रभु के हाथ में होता है, कोई भी बंदा कभी भी मर सकता है, आज है कल नहीं है। तो अब डेथ ही हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि बंदे ने रिजाइन कर दिया, भाई एक्सीडेंट हो गया या फैमिली प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता है, और रिमूवल ऑफ द प्रोविजनल लिक्विडेटर आर द एज द केस मे बी द कंपनी लिक्विडेटर, तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रांसफर कर देगी उसका, और क्या करेगी, उसका जो काम है असाइन किया हुआ है किसी और को दे देगी और रिकॉर्ड कर लेगी रीजंस। आगे क्या है, recover of loss or damage for the liquidator where the tribunal is of the opinion that any liquidator is responsible for causing any loss or damage to the company। हाँ, अब देखो, अब ट्रिब्यूनल को ना पता लग गया अभी जो ये लिक्विडेटर हमने अपॉइंट किया है ना, ये सारी फसाद की जड़ है, ये तो लॉस हो रहे हैं, डैमेज हो रहा है, कंपनी को फ्रॉड कर रहा है, इसने ध्यान नहीं दिया, तो वो क्या करेगी, उसी से लेगी, आजा बेटे अब तू ही, तेरे से रिकवर करते हैं हम, और या फिर वो भी ऑर्डर जो भी उनको अकॉर्डिंग टू उसके अच्छा सही लगेगा वो पास कर देगी। आगे है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर, जो ट्रिब्यूनल है बिफोर पासिंग एनी ऑर्डर अंडर द सेक्शन एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी तो जरूर देगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रोविजनल लिक्विडेटर को आपने देखा भी उसकी गलती है या फिर लॉस हो गए तो उसके ड्यू केयर नहीं की, भाई उसको मौका तो दो बोलने का, अपनी बात रखने का, ठीक है ना। सो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द प्रोविजनल लिक्विडेटर। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में, इससे नेक्स्ट टॉपिक इंटीमेशन टू कंपनी लिक्विडेटर, provisional liquidator and registrar, section 277। So thank you so much for watching this video. Bye bye.